Yes, please. Good evening, everyone. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10, Panchkula. This is CA Dheeraj here, and hope so you're doing well. In the previous class, हम लोगों ने IED का टॉपिक दैट इज चैप्टर नंबर 2 5 ईयर प्लान हम लोगों का रनिंग था, जिसमें आप लोग अभी तक जो डिस्कस कर चुके हैं सर वो इकोनॉमीज के रिगार्डिंग हमारी बात चल रही थी। स्टार्टिंग हमारा कॉन्सेप्ट चला सर इकोनॉमिक प्लानिंग से, बट सर इकोनॉमिक प्लानिंग को नेक्स्ट आगे रीड आउट करने के लिए क्लियर यहाँ पे पहले आपको इकोनॉमी समझनी होगी, क्योंकि सर इकोनॉमी बेसिकली क्या है, अपने आप में एक स्ट्रक्चर, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या करते हैं, रन करते हैं। तो 3 तरह की इकोनॉमीज आपके पास लेवल में डिस्कस की गई, जिनमें से नंबर 1 आपके पास थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो डिटेल में आप डिस्कस कर चुके हो। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आप लोगों के वर्ड के बाद क्या आया कि सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज प्योरली रन फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, एंड जिसमें मोस्ट ऑफ द डिसीजंस आर टेकन बाय यूजिंग द मार्केट फोर्सेस दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर। और वैसे भी सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मेजर रोल प्ले जो था वो किसका था, प्योरली प्राइवेट सेक्टर का था। गवर्नमेंट के पास इतनी कंट्रोलिंग पावर नहीं है, बिकॉज द रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स। सबके अपने अपने रिसोर्सेज हैं, तो प्राइवेट सेक्टर जैसा चाहे वहां अपने रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। और एज अ प्राइवेट सेक्टर हर पर्सन अपने रिसोर्सेज को कहां पे यूज करना पसंद करेगा, जहां से उसको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होगी, उसको सोशल वेलफेयर से कोई मतलब नहीं है। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी आपने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस की। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि सर अगर ऐसे ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलने लग गई, फिर तो सर ये इन्फ्लेशन की स्टेज या डिफ्लेशन की स्टेज आपकी बहुत कॉमन रहा करेगी, क्योंकि आपके जो मोस्ट ऑफ द डिसीजन है वो सारे किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, डिमांड सप्लाई फोर्सेस पर डिपेंड करेंगे। और जैसे ही मार्केट में डिमांड सप्लाई फ्लक्चुएट करेगी, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन की स्टेज आपकी कॉमन रहेगी। बट सर एक पॉजिटिव थिंग भी थी सर आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जीडीपी ग्रोथ की प्राइवेट सेक्टर के हाथ में कंट्रोल होना, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो बेशक अपने लिए करेगा, बट अल्टीमेटली उसका फायदा तो, उसकी ग्रोथ, उसकी डेवलपमेंट तो किसको मिलेगी तो इंडियन इकोनॉमी को मिलेगी ना। क्लियर। ये फायदा जरूर था, बट मेन जो ड्रॉबैक था नाम की चीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होती। अब इसी ड्रॉबैक को, ऐसी पॉजिटिव पॉइंट्स को देखते हुए सेकंड इकोनॉमी आपके पास जो आई दैट इज कॉल्ड एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। अब नाम से ही क्लियर है, सोशल इंटरवेंशन, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन काफी कॉमन रहने वाली है। क्लियर। प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन जहां पे होगी, जब रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट होंगे, तो नेचुरली सर गवर्नमेंट 2 चीजों की ओर होगा, जीडीपी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो होगा ही होगा, बट सर इनका मेन फोकस जो है वो किसके ऊपर रहेगा, सोशल वेलफेयर को लेकर रहेगा, पॉवर्टी क्लास को लेकर, पॉवर्टी लाइन से नीचे वाले लोगों को रेज करने को लेकर इनका ज्यादा फोकस रहेगा। पढ़िए जी। अ सोशलिस्ट इकोनॉमी इज द वन in which there is a social, that is collective public ownership, underline the word social ownership of the means of production। मतलब सर वही बात आ गई ना कि जो रिसोर्सेज की पहले आप लोग वर्ड क्या यूज कर रहे थे कि इंडिविजुअल ओनरशिप है, तभी तो प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमर्जी कर रहा था, तभी तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चल पा रही थी। बट यहाँ पे देख, यहाँ पे जो ओनरशिप है वो किसकी है, गवर्नमेंट की ओनरशिप। तो सर गवर्नमेंट कंट्रोलिंग पावर में गवर्नमेंट देखेगी कि किस चीज को अलाउ करना है या नहीं करना, प्योरली डिपेंड्स अपॉन द गवर्नमेंट। क्लियर। तो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इकोनॉमिक डिसीजन सब के सब टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट है। तो यही तो मेन कॉन्सेप्ट है कि सोशलिस्ट में गवर्नमेंट की इंटरवेंशन ज्यादा क्यों हुई, गवर्नमेंट के पास पावर क्यों आई, क्योंकि सर साफ लिखा हुआ है कि जितने रिसोर्सेज हैं, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, इकोनॉमिक डिसीजन है, सारे के सारे टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट है। अब पब्लिक सेक्टर चेकआउट करेगा कि क्या करना है या क्या नहीं, कितनी प्रोडक्शन करनी है, कहां पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लगाने हैं, ये प्योरली गवर्नमेंट के हैंड्स। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट द लीडिंग फैक्टर। क्लियर। प्राइवेट सेक्टर आगे नहीं है। अब यहां पे आगे कौन है, पब्लिक मेन आगे। इट इज अज्यूम्ड दैट the government knows what is the best for the country, and so individual desires are not given priorities। तो इनको सर पब्लिक सेक्टर को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दी गई,
यहाँ पे मेन प्रायोरिटी किसको प्रोवाइड की गई? गवर्नमेंट को प्रोवाइड की गई। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट एक होता है, जिसके रिसोर्सेस उसकी चलेगी, समझ गए ना? तो जिसके रिसोर्सेज हैं सर उसके पास कंट्रोलिंग पावर होगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रिसोर्सेज किसके थे? प्राइवेट सेक्टर के, तो प्राइवेट सेक्टर की चल रही थी और वो चलते थे डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग। यहाँ जो रिसोर्सेज हैं वो किसके हैं? पब्लिक रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, तो कंट्रोलिंग पावर भी किसकी होगी? गवर्नमेंट की। वेरी क्लियर। फीचर्स, यस प्लीज। द सेलिएंट फीचर्स of socialist economy are as these. यस, नंबर 1। अब वही पैराग्राफ 3 पॉइंट्स में स्प्लिट करके लिख दिया। पहला फीचर है सर रिसोर्सेज को लेकर, मैं साइड पे वर्ड का लिख रहा हूं। पहला फीचर है सर रिसोर्सेज को लेकर, मींस ऑफ एक्टिवली ऑन्ड बाय द सोसाइटी है एज अ होल। तो अगर ऑन्ड बाय द सोसाइटी है तो यूज्ड भी सोसाइटी की ही फेवर में होनी चाहिए, सबकी फेवर में यूज होने चाहिए, नॉट आपके इंडिविजुअल, नॉट आपके अकेले प्रॉफिट के लिए। क्लियर? और देयर इज, मेन वर्ड अंडरलाइन, पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। अब जैसे नॉर्मली यहाँ पे जितने भी पार्क्स बने हुए हैं, अब पार्क्स जो हैं वो तो सर गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? पब्लिक प्रॉपर्टी है। एंड पब्लिक प्रॉपर्टी को अगर कोई पर्सन नुकसान पहुंचा रहा है या अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन अपना राज चला रहा है, चला ही नहीं पाएगा सर, क्योंकि वहां पे सबको पता है कि अल्टीमेट लोगों को पता है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बेसिकली गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है एंड ऑन्ड बाय ऑल द सोसाइटी है। तो अगर यहाँ पे कुछ भी छेड़छाड़ या कुछ भी नया काम किया जाएगा वो सोसाइटी के बेनिफिट में होना चाहिए, नॉट फॉर योर इंडिविजुअल बेनिफिट, बिकॉज रिसोर्सेज आर ऑन्ड बाय होम? सर ऑन्ड बाय अस, ऑन्ड बाय ऑल। तो जहां पे रिसोर्सेज सबके, तो यूज भी सबके आने चाहिए, नॉट आपके अकेले। क्लियर? यस प्लीज। नंबर 2, देयर इज, वर्ड क्या लिखा हुआ है? देयर इज नो प्राइवेट प्रॉपर्टी। भाई अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती फिर तू अपनी चला ले, हमें क्या दिक्कत? अब जैसे लेट इट बी, ये बिल्डिंग मेरी है, अब इस बिल्डिंग का मैं जो मर्जी करूं, जिस मर्जी पर्पस के लिए क्या करूं, यूज करूं, किसी को कोई दिक्कत थोड़ी होनी चाहिए, बिकॉज दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। हम कहते नहीं सर दिस इज नॉट पब्लिक प्रॉपर्टी, दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी। और यहाँ पे वही होगा जो मैं कहूंगा, क्योंकि सर मेरे है ना, ये मेरा रिसोर्स है। अगर यही पब्लिक प्रॉपर्टी होती तो गवर्नमेंट अपनी चलाती। आगे, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन are used in a manner such that social welfare is maximized. देख अब यहाँ पे तेरा जो फोकस है, फोकस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में फोकस किसकी ओर था? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यहां तेरा फोकस किसकी ओर कर दिया गया? सोशल वेलफेयर की। सर ये जो तेरा फर्स्ट पॉइंट रिसोर्सेज है ना, इस रिसोर्सेज को अगर आप यूज करेंगे तो किस पर्पस के लिए यूज करना? सर सोशल वेलफेयर के लिए पहले, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बाद। क्या गवर्नमेंट पैसा नहीं कमा सकती थी क्या? गवर्नमेंट भी तो पैसा अर्न कर सकती है, बट नहीं सर, गवर्नमेंट की फर्स्ट ड्यूटी बनती है पब्लिक के रिगार्डिंग कि पहले सोशल वेलफेयर होना चाहिए, सेकेंडरी थिंग हमारी कहीं ना कहीं इनकम अर्न हो सकती है। नेक्स्ट इज देयर इज direct participation of the government in the process of production. yes, जहां पे ये वर्ड आ गया तो दैट मींस प्योरली कंट्रोलिंग पावर। क्लियर? जो कंट्रोलिंग पावर है, कंट्रोलिंग पावर किसके हैंड्स में सर? कंट्रोलिंग पावर गवर्नमेंट के हैंड्स में है। और एक अच्छा वर्ड ऊपर जो यूज किया गया था, पहली बात मींस ऑफ प्रोडक्शन, एंड दूसरा वर्ड, इसको मैं शॉर्ट वर्ड क्या बोल सकता हूं कि जितने इकोनॉमिक डिसीजंस हैं वो टेकन बाय किसके द्वारा हैं? गवर्नमेंट के द्वारा है, तभी तो उसको सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल रहे हैं लोग। नेक्स्ट आगे, अच्छा द रोल ऑफ गवर्नमेंट। और अब तक ना अपने माइंड में सिर्फ क्या वर्ड चल रहा था कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? गवर्नमेंट का रोल क्या होता है? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, डिफेंस को मेंटेन करना। नहीं सर, सिर्फ इतना ही रोल प्ले नहीं है, इकोनॉमिक डिसीजंस में भी हमारा क्या है? रोल प्ले। कहीं प्राइवेट सेक्टर गलत फहमी में हो कि इकोनॉमी जो चल रही है वो बिल्कुल और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर के कारण चल रही है, ये गलत फहमी। और गवर्नमेंट का काम क्या है? जस्ट एडमिनिस्ट्रेशन करना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना या डिफेंस करना। नहीं सर, हमारा सोशल वेलफेयर करना भी, क्लियर, कंट्रोलिंग करना भी, इकोनॉमिक डिसीजंस करना भी हमारा क्या है? रोल प्ले। नेक्स्ट इज मेरिट्स। पढ़िए। अब एक चीज बता, यहां पे इस इकोनॉमी से क्या कोई मेरिट होगा? क्या कोई फायदा होगा? यस सर, ऊपर वाले के ड्रॉबैक, नीचे वाले का मेरिट। कैपिटलिस्ट का ड्रॉबैक क्या था कि सर इक्वालिटी नाम की चीज नहीं,
सोशल वेलफेयर नाम की कोई चीज नहीं थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। अब कम से कम अगर सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी, ये बेनिफिट तो मिलेगा। क्या? सोशलिस्ट इकोनॉमी अचीव्स, वर्ड क्या लिखा हुआ है, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड ग्रोथ प्रोसेस बिकम्स इंक्लूसिव। और ये सारे तरीकों के थ्रू ग्रोथ तो चलेगी चलेगी, ग्रोथ तो करेंगे। इसको वर्ड बोलते हैं ग्रोथ विद सोशल जस्टिस, कि सर ग्रोथ भी कर रहे हैं हम, अपनी कंट्री की ग्रोथ भी कर रहे हैं, डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, बट सर विद सोशल जस्टिस, जो कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो तो प्योरली सर पैसों के लिए, इनकम के लिए काम करते हैं, बट हमारा वो काम नहीं है। हम ग्रोथ भी करते हैं, डेवलपमेंट भी करते हैं हमारी इकोनॉमी की, प्लस साथ में सोशल जस्टिस भी है, इक्वालिटी भी है। आगे, बिकम्स इंक्लूसिव एंड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, इसको साइड पे वर्ड लिख, क्या वर्ड कह सकते हो, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। क्लियर? नेक्स्ट आगे, डीमेरिट पढ़िए। बट सर डीमेरिट भी तो है। अब कहीं ना कहीं मान लीजिए अगर आपका प्योरली फोकस्ड किसको लेकर है, सोशल वेलफेयर को लेकर है, तो आप उतनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट तो नहीं कर पाएंगे जितना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रन कर रही थी, जितना कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अर्न कर रही थी, इतना तो नहीं कर पाओगे। बिकॉज आपके मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज तो आपके किस चीज में जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर करने में जा रहे हैं, और वो तो गवर्नमेंट की जेब से जाए। एंड गवर्नमेंट की जेब कौन सा अपनी है, वो भी तो लोगों का दिया हुआ पैसा है। तो अल्टीमेटली सर, जिस पैसे को यूज करके आप मैक्सिमम ग्रोथ ले सकते थे, वो कहीं ना कहीं ये सोशल वेलफेयर के चक्कर में, इक्वालिटी के चक्कर में क्या हो रही है सर, डाउनग्रेडेड। लाइक पढ़िए, द प्रिंसिपल डीमेरिट is that GDP growth remains a slow process. और कोई कारण नहीं, सिर्फ जस्ट एक फर्क है, क्या सर, और कुछ नहीं। करो ग्रोथ विद सोशल जस्टिस करो, फर्क ये हो जाएगा, आपका जीडीपी रेट, जो रेस है ना आपकी, वो अल्टीमेट क्या हो जाएगा सर, स्लो प्रोसेस हो जाएगा और कुछ नहीं। जहां आप लोगों की इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एकदम शूट कर रही थी, यहां पे ये धीरे 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 ऐसे शूट करेगी, बस ये फर्क है। अब आप चीज देख लीजिए, आप देख लीजिए कि आप कौन सी इकोनॉमी में जाना चाहते हैं। आप अपना जीडीपी रेट बिल्कुल इंक्रीज करना चाहते हैं या धीरे धीरे इंक्रीज करना चाहते हैं, जैसा आपको सही। और उसका कारण ही क्या है, बिकॉज यहां पे फॉलो होता है प्रॉफिट प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, नॉट प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर? पढ़िए, दिस इज बिकॉज Production is not directed by the principle of profit maximization. क्योंकि मेरा कौन सा मोटिव पैसा कमाना है, मेरा मोटिव क्या है, ग्रोथ करना विद सोशल जस्टिस, इक्विटी के साथ, न्याय के साथ, सबके साथ। क्लियर? यस, एंड इंस्टेड इट इज डायरेक्टेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस। It is owing to this demerit that the erstwhile socialist economies like Soviet Union and China had to switch over to the market economy from the controlled economy. मतलब सर यही कारण रहा है, यही demerit रहा है। यहाँ पे जो एग्जांपल दिया ना चाइना की, चाइना में स्टार्टिंग से जो इकोनॉमी रही है वो कौन सी रही है, सोशलिस्ट रही, जिसको वर्ड बोलते थे ये स्टेटिज्म। प्योरली कंट्रोल किसका था, स्टेट का, स्टेट मतलब गवर्नमेंट का। बट वही बात है, जब इन्होंने देखा कि रिसोर्सेज हमारे कंट्रोल में, अनडाउटेडली एज अ गवर्नमेंट, चाइना की गवर्नमेंट चाइना की फेवर में ही सब कुछ कर रही है, बट वो ग्रोथ रेट नहीं मिल पा रहा जितना ग्रोथ रेट मिलना चाहिए था, जबकि सारे रिसोर्सेज मेरे कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज अंडर माई कंट्रोल, बट स्टिल आउटपुट नहीं निकल कर आ रही, वही ना, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो उसका कारण क्या देखा गया, क्योंकि सर मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज आपके किस में जा रहे हैं, सोशल वेलफेयर करने में जा रहे हैं। तो जहां पे तेरा मेन फोकस, प्रायोरिटी सोशल वेलफेयर ज्यादा होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कम होगा, नेचुरली सर आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट क्या चलेगी, थोड़ी स्लो प्रोसेस चलेगी। और फर्क कुछ नहीं है, बुराई इसमें भी नहीं है। क्लियर? बट सर अब हमने सोचा ना, तो देखो ये मेथड सही कि अल्टीमेट स्टेटिज्म होनी चाहिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी होनी चाहिए, ये भी बुरी बात है। क्यों? प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट जितनी डाउन जाएगी, लोगों के इनकम लेवल उतने क्या जाएंगे, डाउन जाएंगे। क्लियर? अब जैसे हम नॉर्मली बोलते हैं कि सर जितने भी ये मान लो ट्रैफिक लाइट्स पे और पे मांगने वाले होते हैं, ठीक है ना, अल्टीमेटली बेगर्स जितने भी हैं, इनको देना, पैसे देना क्या अच्छी बात है या बुरी बात है, अल्टीमेटली सर अपने अपने व्यू पॉइंट्स हैं। आप कहीं ना कहीं उन लोगों को क्या बना रहे हो, डिपेंडेंट बना रहे हो। पैसा दे दे के आप उन लोगों को, अरे उनके लिए तो वो बिजनेस है,
मांगना उनके लिए क्या है, बिजनेस है, कोई मजबूरी में थोड़ी मांग रहे हैं। वैसे अगर ऐसी बात है, अब अच्छा खासा है पर्सन, बड़े आराम से काम कर सकता है, काम करके पैसे क्यों नहीं कमाता? क्योंकि उसको पता है उससे ज्यादा तो मेरे को यही बन जाते हैं, जबकि कुछ काम भी नहीं है। ट्रैफिक लाइट्स पे गाड़ियों पे खड़े होके मांगना है, हर पर्सन 5 रुपए 10 रुपए, 5 रुपए 10 रुपए, हजारों गाड़ियां यहाँ पे निकलती हैं, मन करे एक अच्छे इंप्लॉय से ज्यादा तो वो कमाते हैं वहां पे। तो सर अपने लिए तो हम तो कहते हैं जी देखो, यूजुअली तो नहीं देना चाहिए, बिकॉज हम लोग ही पॉवर्टी को बढ़ा रहे हैं, हम लोग ही पॉवर्टी को इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि वो काम करने के बाद अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं, अपनी लिविंग कमा सकते हैं, बट स्टिल उनको मांगने की आदत पड़ी। क्यों? उनको अच्छी सारी अर्निंग वहीं से हो जाती है। अगर नॉर्मली बात करें, बहुत सारे ऐसे हैं जो 2-2 हजार 3-3 हजार भी बना के लेके जाते हैं। अल्लाह कहते जी महीने का 60-70 हजार तो मैं लेता हूँ यहाँ पे। एक पढ़ लिख कर पर्सन इतना नहीं ले पाता जितना तो मैं कमा रहा हूँ यहाँ पे। वो तो अपने अंडर बंदे रख लग रहे कि ले तेरे को काम पे रखता हूँ और यहाँ गाड़ियों पे मांगना है। क्यों? ये सब आदत डली हुई। बट एक तरफ अच्छा पॉइंट भी बन जाता है कि सर नहीं, अगर हम नहीं देंगे तो इनको कौन देगा, इनके पास है ही क्या। वो एक्चुअली उनको आदत है, उनको हैबिट पड़ चुकी उस लिविंग स्टाइल में रहने की, मांग कर खाने की। अल्टीमेटली सर, अल्टीमेटली अगर इतना ही बुरा लगता है, आप कमा कर खाओ, काम करो, काम करके अर्निंग करो, अर्निंग करके अपना लिविंग स्टैंडर्ड बनाओ। नहीं सर, बट आदत नहीं ये चीज ना। तो देखो सर, अल्टीमेट मैं चाहता हूं कि प्योरली रिसोर्सेस को सोशल वेलफेयर की ओर लगाया जाए, बिकॉज आप लोग सोशल वेलफेयर के चक्कर में बहुत सारे लोगों को अपने ऊपर डिपेंडेंट करते जा रहे हो और गवर्नमेंट के ऊपर एक बर्डन इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर? अब जैसे सब्सिडीज देना या ये जितनी भी मतलब ये हेल्प करते हैं, ये गवर्नमेंट प्योरली क्या कर रही है, अपने पे बर्डन ही ले रही है। और सर गवर्नमेंट पे बर्डन थोड़ी है, गवर्नमेंट के पास वो पैसा कहां से आएगा, हम लोगों से आएगा। वो बर्डन तो हमारे पे शिफ्ट होना है। अब लेट इट बी, गवर्नमेंट ने कोई नया रूल पास कर दिया कि आप लोगों को इतनी सब्सिडीज, आपको इतनी पेंशन दी जाएंगी, वो पैसा आ कहां से रहे, वही टैक्स रेट हम लोगों पे बढ़ा दिया जाएगा। अब सर ये तो वही बात होगी ना, अल्टीमेट पैसा मेहनत करके हम कमाएं और बैठे बिठाए बेनिफिट किसी और को मिल जाए। तो आई थिंक सो सोशलिस्ट इकोनॉमी भी अपने आप में इतनी सक्सेसफुल नहीं है। किसी टाइम पे जितना कर सकते हो उतना वेलफेयर जरूर, चलो मानते हैं, बट सारे ही रिसोर्सेज सोशल वेलफेयर के फोकस में लगा देना, जीडीपी रेट को ध्यान में ना रखते हुए, ये तो गलत बात है। फिर यहां पे नेक्स्ट ऑन कॉन्सेप्ट आपके पास आया कि सर ऐसे नहीं काम चलना, ऐसे नहीं काम चलने वाला, ना तो प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के साथ, ना प्योरली सोशलिस्ट इकोनॉमी के साथ। हमें दोनों का मिक्सचर लेना होगा, मिक्सचर लेना होगा, जहां पे पब्लिक सेक्टर प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलकर दोनों क्या करेंगे, काम करेंगे। पढ़िए, द इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा है, सर इंडिया में फॉलो होता है स्टार्टिंग से ही कौन सा, मिक्स्ड, जहां पे पब्लिक प्लस प्राइवेट सेक्टर मिलकर क्या करेंगे, काम। पढ़िए जी। Yes, a mixed economy is the one in which there is private as well as public ownership of means of production. पहली बात रिसोर्सेज, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये वर्ड जो है ना, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, वो कंबाइंड रिसोर्सेज हैं। कंबाइंड का मतलब क्या हुआ, ना तो पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर के, ना ही पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के, दोनों के, दोनों के हैं। कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी भी है, कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है। क्लियर? यस। प्रोडक्शन डिसीजंस, यस प्लीज, are governed largely by the principle of profit maximization. बिल्कुल सर, बट नॉट विदाउट चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ सोशल जस्टिस। गवर्नमेंट ने यहां पे क्या करा, अथॉरिटी किसको प्रोवाइड कर दी, यहां पे होगी, आप उस प्रोडक्शन के रिलेटेड क्या ले सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। बट ध्यान रखना, हमने कंप्लीट डिसीजन आपको नहीं दिया। साथ में देख फोकस, ये मैंने क्यों करा, क्योंकि प्राइवेट वाले हैं, ये प्योरली किसको कंट्रीब्यूट करेंगे, तेरे जीडीपी रेट को रेट इंक्रीज करें। बट साथ में ये भी कह दिया, ध्यान रखना सोशल जस्टिस भी होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो सारे के सारे रिसोर्सेस कहां पे लगाई जा रहे हो, अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करने में लगाई जा रहे हो, वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। काम करो, अपने डिसीजन खुद लो, हम बीच में नहीं आएंगे, बट साथ साथ सोशल जस्टिस करते जाओगे, क्लियर, सोशल इक्वालिटी मेंटेन करते जाओगे, हमें कोई दिक्कत। मिलकर काम करो, आप भी काम करो, मैं भी काम करूं। क्लियर? यस, मतलब तेरे ट्विन मोटिव क्या था, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन,
दूसरा क्या था, सोशल वेलफेयर। दोनों ही आपके ट्विन मोटिव इस इकोनॉमी के अंदर क्या हुए, पूरे हुए। आगे बढ़िए, फीचर्स। The salient features of mixed economy are as under. यस, Number one, means of production are owned by private entrepreneurs as well as. जिसको हमने वर्ड ऊपर क्या यूज है, कंबाइंड है। नेक्स्ट इज इन द प्राइवेट सेक्टर प्रोडक्शन डिसीजन। देखो जो प्राइवेट सेक्टर में होंगे वो अपना आप अपने आप लीजिए, और प्राइवेट सेक्टर में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके बेसिस पे लिए जाते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और जो हमारे पब्लिक सेक्टर के होंगे वो सोशल वेलफेयर के अकॉर्डिंग लिए जाएंगे। तो सिंपल सा रूल है, इसमें कौन सा किसी बात की लड़ाई है। क्लियर। जैसे कहते नहीं सर, अगर वो एसेंशियल आइटम है जिसमें आप डील करते हो तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करेगी, वो प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोरिंग एंड ऑल। अदरवाइज आपको आज की डेट में इवन स्टार्टिंग से कभी भी गवर्नमेंट की ओर से इंटरवेंशन नहीं की गई कि आप अपने प्रोडक्ट का, आप अपनी सर्विस का यही प्राइस रखें, इससे ऊपर या इससे नीचे, सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज को छोड़कर। अदरवाइज फुल फ्रीडम आप अपनी ओर से। ऐसे भी सर रिसोर्सेज आपके हैं, हम कौन होते हैं रोकने वाले, हमारा तो वैसे ही हक नहीं बनता। क्लियर। रिसोर्सेज आपके हैं, जो आपके हैं आप अपने अकॉर्डिंग यूज करें, जो हमारे होंगे वो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। अब देख, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी होगी प्लस साथ में क्या होगा, सोशल वेलफेयर भी होगा, दोनों मोटिव पूरे हो गए। आगे, यस, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर प्लेस अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर तुम्हें पूछा जाए क्या मिक्स्ड इकोनॉमी में कोई एक सेक्टर प्रायोरिटी रखता है ओवर द अदर, नहीं सर, बोथ आर इक्विवेलेंट। पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही क्या हैं, इक्विवेलेंट। क्लियर। यस, मेरिट्स। The principal merit of a mixed economy is that it combines the merits of capital as well ये as. दोनों की मेरिट्स को इकट्ठा करके लिया है क्या, दोनों की मेरिट्स में मैं यहाँ पे वर्ड लिख रहा हूँ, उसको लिखो यहाँ पे, ट्विन ऑब्जेक्टिव। नंबर 1 जीडीपी ग्रोथ मैक्सिमाइजेशन, एंड नंबर टू क्या था, सोशल जस्टिस। और साथ में सोशल जस्टिस भी आप लोगों ने क्या करा, अचीव करा। क्लियर। यस, पढ़िए। ऑन द वन हैंड, GDP growth is encouraged because private entrepreneurs are free to focus on profit maximization. बिल्कुल सर, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स प्योरली फोकस कर सकते हैं किसके ऊपर, कि आप अपना मन चाहा रेट, जो भी आपकी डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आप अपना रेट ले सकते हैं, हमें इसमें कोई भी इशू नहीं है। ऑन द अदर हैंड, सोशल जस्टिस और इक्वालिटी इज आल्सो प्रमोटेड बाय द गवर्नमेंट सेक्टर, प्लेसेस हाई प्रायोरिटी ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। तो इसीलिए स्टार्टिंग से इंडिया ने जो इकोनॉमी को ऑप्ट करा वो कौन सी करी, मिक्स्ड इकोनॉमी को ऑप्ट करा, क्योंकि अगले के दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं, सोशल जस्टिस भी चल रहा है साथ साथ, प्लस क्या चल रही है, जीडीपी ग्रोथ भी चल रही है। क्लियर। बट सर इसका डीमेरिट क्या है, पढ़िए जी। द प्रिंसिपल डीमेरिट इज दैट the government sector is often inflicted with corruption. ये तो सर हमारा सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्या, कि सर जितने भी देखो आज की डेट में, अगर आप गवर्नमेंट ऑन्ड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड रिसोर्सेज की अगर आप बात करते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट जितने भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, सबके सब करप्शन से भरे पड़े। और जहां पे करप्शन होगी, पॉलिसीज तो बहुत बनती हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली बात करते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसियां तो बहुत बनती हैं, बट उसका बेनिफिट किसी को मिलता है, बाकी सारा बेनिफिट ये खुद ही खा जाता है। क्लियर। अब पॉलिसी बनाई गई कि 100 करोड़ रुपीस, 100 करोड़ रुपीस आप लोगों ने कोई सब्सिडीज क्या करनी है, बांटनी। अब इतनी तो सब्सिडीज बांटी नहीं जाएंगी, इतनी थोड़ी बांटी जाएंगी, बट पास ऑन हो जाएंगी, बेनिफिट दिखा देंगे कि 100 करोड़ का बेनिफिट हमने बांट दिया, मैक्सिमम बेनिफिट ये खुद ही खा जाएंगे। क्यों, करप्शन बहुत है। या अल्टीमेटली बेनिफिट लेने के लिए भी अगर आप अप्लाई करेंगे, जैसे लेटेस्ट एग्जांपल है, कोई नया प्रोडक्ट, कोई नया पॉलिसी गवर्नमेंट ने लॉन्च करी थी कि आप बिजनेस सेटअप करो, जो भी मशीनरी आप लोग लेंगे, जो भी मशीनरी आप नई परचेज करेंगे, अगर लेट इट बी वो 30 लाख से ऊपर है, जैसे मान लो बड़ा प्लांट है, 30 लाख से ऊपर की आप एक्सपेंशन अगर आप करते हैं, प्लस उसके लिए अगर आपने लोन लिया है, तो गवर्नमेंट उसमें 30 to 35%, तकरीबन 8-10 लाख रुपए क्या देगी, सब्सिडी देगी। चलो मानना गवर्नमेंट की, देखो गवर्नमेंट तो अच्छा ही सोच रही है, क्या सोच रही है, क्योंकि उसको पता है अगर मशीनरी लगेगी, प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करने से अपनी आउटपुट जीडीपी रेट क्या होगा, हाई होगा। बट वही है ना, जिसने सब्सिडी पास करनी है
उसने अपना बीच में कट लगा रखा कि लियाओ जी केस, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जितनी सब्सिडी आप लोगों की बनेगी उसका 20% हमारा होगा। अब मेरे को मान लो लेट इट बी 10 लाख रुपए की सब्सिडी मिलनी है, 10 लाख में से 2 लाख तो मुझे क्या देनी पड़ेगी, करप्शन देनी पड़ेगी, तो जाके मेरे पल्ले कितना पड़ेगा, 8 लाख रुपए पड़ेगा। बट वही बात है ना सर, ये पॉलिसीज को लेने के लिए भी करप्शन इनबिल्ट हो चुकी है। और कोई दिक्कत नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में कभी आपने करप्शन देखी, ये बताओ, प्राइवेट सेक्टर में कभी करप्शन होगी नहीं सर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर पहले ही किस पर्पस के लिए काम कर रहा है, प्रॉफिट मोटिव के लिए। करप्शन कहां पे होगी, जहां पे सोशल वेलफेयर का कॉन्सेप्ट होगा। अब हर पर्सन देखो, गवर्नमेंट ने तो अगर चीज आपको फ्री में देनी है, बट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट के पर्सन है, वो थोड़ी फ्री में देंगे। उनको भी पता है कि अगर मैंने यहाँ पे साइन कर दी है, यहाँ पे ये पॉलिसी आपको पास ऑन कर दी, तो इतना बेनिफिट आपको मिलेगा। वो इच्छा रखेंगे। हाँ जी, फिर हमारा क्या, हम आपको इतने का बेनिफिट दे देंगे, सरकार की पॉलिसी आई, आपका इतना फायदा कर देंगे, हमें क्या मिलेगा। वही बात है, करप्ट बंदे। अब जितनी करप्शन यहाँ एंटर करेगी, वो सोशल वेलफेयर से डे बाय डे क्या होता जाएगा, एक्सप्लॉइट होता जाएगा। यस प्लीज, लीडिंग टू लो लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी, इट इज ओइंग टू दिस डीमेरिट। सिर्फ करप्शन के चक्कर में, इसी डीमेरिट के कारण मिक्स्ड इकोनॉमी लाइक इंडिया आर ग्रेजुअली ऑप्टिंग फॉर डे बाय डे, हम लोग इसमें शिफ्ट करते जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। अगला नॉर्मली, जैसे आपने लॉट ऑफ टाइम न्यूज में भी सुना होगा कि मोदी जी तो सब कुछ ही प्राइवेट करते जा रहे हैं, डे बाय डे हर चीज ही प्राइवेट सेक्टर लेता जा रहा है, गवर्नमेंट का तो कोई कंट्रोल है ही नहीं। तो गवर्नमेंट कंट्रोल करे भी कहां पे, अगर गवर्नमेंट कोई, अब एक पर्सन इंडिया को तो सुधार नहीं सकता, ये तो आप लोगों की साथ में सपोर्ट के साथ ही सुधरेगा ना। अब अल्टीमेटली सिंपल सी बात है, अब जहां पे जगह जगह पे करप्शन करने वाले पर्सन बैठे हैं, हम कितनों को सुधार लेंगे। हम तो ये भी कहते हैं कि करप्शन कुछ ले दे के नहीं खत्म हो सकती, इतने करप्टेड आप कि करप्शन को खत्म करने के लिए भी क्या बोल रहे हैं, कुछ ले दे के नहीं खत्म हो सकती। कहां से सर आप इस सिस्टम को डे बाय डे खत्म करोगे, और गवर्नमेंट सेक्टर नहीं सुधरने वाला सर। आज की डेट में गवर्नमेंट सेक्टर के जितने प्रोजेक्ट हैं, ऑलमोस्ट सारे किसमें हैं, लॉसेस में। और लॉसेस में होने का कारण क्या है, करप्शन। एक्सपेंडिचर कर दिया ज्यादा, क्यों अगर खर्च नहीं करेंगे तो खाएंगे कहां से। आप एक चीज भी सोचो ना, गवर्नमेंट का काम क्या है, सोशल वेलफेयर करना, डेवलपमेंट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। कोई अगर खर्च करेंगे तभी तो 2 पैसे बीच में से बनाएंगे। खर्च कितना होगा, 1 लाख रुपया, बिल कितना बनेगा, 2.5 लाख रुपया, 1.5 लाख कहां गया, खाने। दिस इज करप्शन। अब हम डे बाय डे बोलते हैं कि सर यहाँ पे पंचकुला में रोज देखो कुछ ना कुछ नई डेवलपमेंट हो रही होती, कुछ ना कुछ नया खर्च हो रहा होता है। अगर खर्च नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं होगा, तो ये अपने पैसे बीच में से कहां बनाएंगे, ये बता। अगर फंड अकाउंट में पड़ा है तो अकाउंट में पड़ा रहेगा ना, उसको बाहर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर करना पड़ेगा। अब एक्सपेंडिचर करो कम, बिल बनेंगे ज्यादा, बीच में अपनी करप्शन। समझ गए ना। अब जैसे नॉर्मली पीछे एग्जांपल थी कि ये जो चंडीगढ़ में जितने भी कैमरास लगाए गए, जितने भी कैमरास इंस्टॉल किए गए, तकरीबन कोई 292 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट था। शायद में भी एस्टिमेटेड वैल्यू बता रहा हूँ, शायद इतने का था। वही बात है ना, अब इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। अब आपको लगता होगा सर इतना एक्सपेंडिचर हो गया होगा, 292 करोड़, 292 करोड़, ऐसा क्या है सर। हमें भी पता है, कभी भी गवर्नमेंट जितना एक्सपेंडिचर शो करती है उतना एक्सपेंडिचर होता नहीं है। उसमें से मेजर कट तो क्या होती हैं, ये इनकी कमीशनें, इनकी करप्शंस बीच में होती हैं पास करने वालों की। अब जिसने 292 करोड़ का, 292 करोड़ का, 300 करोड़ का प्रोजेक्ट पास किया होगा, 1-2% तो उसने भी लिया होगा। पाला कहता जी मैं प्रोजेक्ट क्यों पास करूं, समझ गए ना। ये दूसरी बात, गवर्नमेंट कहती है जी अल्टीमेट हम प्रोजेक्ट पास करेंगे। पहली बात, 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मिलना किसी कंपनी को, कंपनी वाले तो आगे पीछे चक्कर लगाएंगे तुम्हारे कि सर हमें प्रोजेक्ट दो, हमें टेंडर दो। फिर वहां पे गवर्नमेंट का जो ऑफिसर है, जो ऑफिशियल पर्सन है, वो क्या मांगेगा, कमीशन मांगेगा, करप्शन मांगेगा।
चल बोल सुबह सुबह तेरे नाम पे निकाल दूं टेंडर, कितने का, 300 करोड़ का है, 1% मेरा, 1%। वो कहता सर दिया लो, क्योंकि मेरे को मेरा प्रॉफिट दिख रहा है। बट आपने करप्शन देने से रिसोर्सेस को क्या कर दिया, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी एफिशिएंसी को क्या कर दिया, डाउन। ये पॉइंट्स है सारे, क्लियर। आगे नेक्स्ट इज, इसीलिए डे बाय डे आपकी प्राइवेटाइजेशन बढ़ती जा रही है हर सेक्टर के अंदर, एंड गवर्नमेंट सेक्टर धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। क्लियर, यस, इट मे बी नोटेड दैट most economies of the world are now mixed economies. बट सर आज की डेट में तो मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज हमारी क्या है, मिक्स्ड है। स्टार्टिंग में चाइना ने ऑप्ट करा था स्टेटिज्म को लेकर, सोशलिस्ट इकोनॉमी को लेकर, बट आज की डेट में वो भी मिक्स्ड इकोनॉमी के ऊपर ही वर्क कर रही है। यस, वेयर प्रोडक्शन डिसीजंस आर गवर्न्ड लार्जली बाय द मार्केट फोर्सेस, चलती मार्केट फोर्सेस की है, बट आर रेगुलेटेड बाय वे ऑफ डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरवेंशन बाय द गवर्नमेंट। मतलब बीच में फिर भी कहीं ना कहीं इंटरवेंशन गवर्नमेंट की फिर भी है। ये मत समझना कि गवर्नमेंट प्योरली बाहर निकल चुकी, सारी गेम किसके हाथ में दे दी, प्राइवेट सेक्टर के। कैपिटलिस्ट नहीं बोल रहा, मिक्स्ड बोल रहा हूं। क्लियर, यस प्लीज। लीडर्स and planners of independent India sought mixed economic system as an ideal strategy of growth, avoiding the extreme versions of capitalism and socialism। और मतलब हमारे लीडर्स ने यही बेस्ट समझा कि सर जहां पे ग्रोथ भी होती रहेगी, सोशल वेलफेयर भी होता रहेगा, तो ये अपने आप में बेस्ट है, ये इकोनॉमी चला लेते हैं। आगे, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन of 1948 and the directive principles of the Indian Constitution reflected the outlook of the planners that India would adopt an economic order where there was a strong public sector but with full respect to the private property and democracy। देखो जी, इससे सिंपल सी बात है, आईपीआर एक्ट, आईपीआर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन, जो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए 1948 में 19, ये पॉइंट पूछा जाता है, आईपीआर कब आई, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948 में। क्लियर, प्लस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टार्टिंग में कहा, अभी आप लोग ताजा इंडिपेंडेंट हुए हो, कहीं गलती से सारी पावर प्राइवेट सेक्टर को मत दे देना। मतलब स्टार्टिंग स्टेजेस में अगर मैं नॉर्मली बात करूं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस लीडिंग रोल में आगे रहा है एंड सपोर्टिव में कौन रहा है, प्राइवेट। मिक्स तो हो ही गई ना कि दोनों मिलकर चल रहे थे, दोनों के दोनों मिलकर चल रहे थे, बट सर लीडिंग रोल, अंडरलाइन द वर्ड स्ट्रॉन्ग, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग, क्या लिखा हुआ है, पब्लिक सेक्टर, बट साथ में प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी को भी साथ में रखना, क्योंकि उस टाइम का विश्वास था कि गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट करेगी वो डायरेक्टली जीडीपी रेट को इंक्रीज करने के लिए होगा, एंड प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं सिर्फ अपने लिए सोचता है। तो हमें इकोनॉमी को स्टैंड करना था, इसीलिए 1948 में आईपीआर जो बनाई गई, पब्लिक सेक्टर को ज्यादा लीडिंग रोल दिया गया देन दैट ऑफ प्राइवेट सेक्टर, बट दोनों थे दोनों मिक्स था। क्लियर, आगे, द पब्लिक सेक्टर would take a leading role and private sector would be encouraged, yes, that is, and incentivized to be active participant in the process of growth and development। क्योंकि स्टार्टिंग में तो लोगों को पता भी था कि कामकार क्या होते हैं, कैसे पैसा कमाना है। वही तो बात है कि गवर्नमेंट ने स्टार्ट करा और आप लोगों को साथ में क्या करा, एनकरेज करा कि आप लोग भी अपने प्राइवेट ऑन सेटअप लगाएं, अपना अपना काम करें। क्लियर, प्लस जीडीपी रेट में क्या करें, कॉन्ट्रीब्यूट करें। क्लियर, नेक्स्ट आगे, अब आता है टॉपिक चेंज, इंपॉर्टेंट क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपसे पूछा भी जाएगा अल्टीमेटली एग्जाम के अंदर, कि गोल्स ऑफ प्लानिंग इन इंडिया बताओ सर। इंडिया में ये जो भी तुमने गोल्स, 5 ईयर प्लान्स जो भी आपने रखे, उस प्लानिंग का आप लोगों का गोल क्या होता, टारगेट, ऑब्जेक्टिव क्या होता। और यहां पे सर जो जिस इकोनॉमी से आप लोग आए थे, 1947 में जैसे ही फ्रीडम हमें मिली, हम ऑलमोस्ट एक्सप्लॉइटेड थे। तो हमारे कुछ मेन गोल्स थे जो हम लोगों का फॉरमोस्ट मोटिव बना कि जो भी 5 ईयर प्लान बनाया जाए, डे बाय डे नीड्स को देखते हुए, ऑब्जेक्टिव्स को देखते हुए बनाया जाए। तो वही तो पूछ रहा हूं कि गोल्स ऑफ प्लानिंग आपके क्या थे। पढ़िए, गोल्स ऑफ प्लानिंग are common to all 5 year plans and are therefore generally और इसीलिए इसका दूसरा नाम कॉमन गोल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर, और द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग। क्लियर, यस, इट मे बी नोटेड दैट
depending on ground रियलिटीज। realities. Each plan is designed as distinct plan with a distinct set of देखो objectives. अगर वेरी ग्राउंड लेवल पे बात की जाए, वैसे तो हर प्लान, हर 5 ईयर प्लान अपने अपने मोटिव के लिए बनाया गया होगा, अपने अपने गोल्स के लिए बनाया गया होगा, बट कहते सर उन गोल्स के अंदर भी ना कॉमननेस थी, इसीलिए हमने एक कॉमन टॉपिक बना दिया। अब मैं ये तो आपसे पूछने को रहा कि जो 5th 6th 5 ईयर प्लान था उसमें आपके क्या गोल्स थे, जो आपका 8th 5 ईयर प्लान था उसमें आपके क्या गोल्स थे, ये तो इररेलेवेंट बात है। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि कॉमन गोल्स क्या, तो आप कॉमनली बताइए कि कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है जो हर प्लानिंग के अंदर पार्ट बनते ही बनते हैं। यस प्लीज। हाउएवर अकॉर्डिंग टू द सिलेबस स्पेसिफिकेशन बाय सीबीएसई वी आर फोकसिंग ओनली, वही बात आ गई। अब अगर मैं पूछने लगे सर ऐसे तो 8th 5 ईयर प्लान के तो अलग गोल्स होंगे, क्योंकि वो बनाए गए होंगे उस टाइम के अकॉर्डिंग टू नीड्स को देखते हुए, बट जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान के गोल्स बनाए गए वो उस टाइम की नीड्स को देखते हुए। ऐसे तो सर एवरी डिस्टिंक्ट प्लान हैज अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्टिव, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं, क्लियर। बट सर कुछ कॉमन भी तो होंगे जो ऑलमोस्ट सब में देखने को मिले ही हैं। यस प्लीज। दीज आर एज अंडर्स, बट इससे पहले साइड पे एक बॉक्स भी बनाए, व्हाई शुड प्लान्स हैव गोल्स, बताइए। कहते प्लानिंग करने के लिए आपके गोल्स जरूरी क्यों हैं, बताइए। प्लानिंग करने के लिए आपके गोल्स जरूरी क्यों हैं? सर गोल्स के बिना प्लानिंग नहीं करते। सिंपल सा पॉइंट, अगर टारगेट नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, गोल नहीं होगा, और प्लानिंग किसकी कर रहे हो तुम लोग? प्लानिंग किस चीज की कर रहे हो जब तुम्हारा कोई टारगेट ही नहीं है, जब तेरा कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, कोई गोल ही नहीं है, तो सर विदाउट गोल्स आप प्लानिंग किसकी कर रहे हो? और प्लानिंग में, प्लानिंग प्रोसेस में, बिजनेस स्टडी के अंदर भी आपका पार्ट है प्लानिंग। प्लानिंग का फर्स्ट पॉइंट, प्रोसेस का फर्स्ट पॉइंट ही क्या है कि सर टारगेट होना, ऑब्जेक्टिव होना मस्ट है। जब तक कोई टारगेट, जब तक तेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा ना जिसको अचीव करना है, तब तक प्लानिंग किसकी कर रही है तो बता दे। आप कह रहे नॉर्मली सर हम ना प्लानिंग बना रहे हैं, किस बात की? तो उससे पहले यही पूछते हैं ना किस चीज की प्लानिंग, क्या गोल है सर आपका, क्या टारगेट क्या है आपका? पढ़िए, विदाउट गोल्स There is no planning. In fact, हाँ, planning is defined as strategy that defines how to allocate the country's scarce resources to different uses with a view to achieving a given set of goals। यही इसी बात की तो इकोनॉमिक प्लानिंग में करके आया था कि इकोनॉमी के रिसोर्सेस को कैसे यूज करना, कैसे क्या सर, हमने दो ही तो पॉइंट बताए थे, एक तो नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग प्लस 100% यूटिलाइजेशन होनी चाहिए। मतलब तेरा गोल तो था ना कम से कम, अगर गोल था तभी तो उसके बेसिस पे आप क्या बना पाओगे, प्लानिंग बना पाओगे। क्लियर। नेक्स्ट इज दीज गोल्स ऑफन रिलेट टू या तो ग्रोथ या मे बी साथ में क्या लिखा हुआ है सोशल, और ऑब्जेक्टिव ही दो है, ऑब्जेक्टिव ही दो है, ग्रोथ अचीव करना विद सोशल जस्टिस करना। दिस इज माय गोल। एंड सर विदाउट गोल्स देयर इज नो प्लान, बिना गोल्स के आपके प्लान नहीं होते। ये पढ़िए, सबसे पहला वही बात, पहला पॉइंट सर, पहला टारगेट ही हर 5 ईयर प्लान के अंदर जो कॉमन आप लोगों को मिला दैट इज जीडीपी ग्रोथ। पढ़िए, इंक्रीज इन जीडीपी implies increase in the level of output in the economy yes it implies and increase in the flow of goods and services in the economy। और सर हमारा तो मेन मोटिव क्या है कि गुड्स का फ्लो, गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो या मनी फ्लो कॉन्टिन्यूटी में मार्केट में क्या करता रहे, इंक्रीज करता रहे। और जितना व्यापार बढ़ेगा, जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होगा, उतना हमारी कंट्री का जीडीपी रेट क्या करेगा, राइज करेगा। हम तो यही चाहते हैं। मैं तो इसमें छोड़ हर 5 ईयर प्लान में चाहूंगा, इवन आज की डेट में भी जो नेक्स्ट आगे प्लानिंग चलती है, पहला टारगेट ही क्या होता है, जीडीपी ग्रोथ को लेकर, कि हमारी कंट्री का जीडीपी ग्रोथ क्या करना चाहिए, राइज करना चाहिए। नेक्स्ट इज व्हेन द इंक्रीज the flow of goods and services is consistent over a long period of time, इट इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर कंसिस्टेंटली मतलब लगातार अगर आप जीडीपी में या इकोनॉमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो इंक्रीज करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, दैट मींस आप इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। एंड इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब जीडीपी को अचीव करना। यस, दस जीडीपी ग्रोथ लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ।
यस रेड बॉक्स आई थिंक सो रिपीट ही है सेम जो ऊपर आपने पॉइंट रीड आउट किया नीचे पर। अब ये इंक्रीज इन जीडीपी डिपेंड करती है सर दो फैक्टर्स पे। नंबर वन, इंक्रीज इन द, क्या लिखा हुआ है सर, प्रोडक्शन भी तो तब पॉसिबल हो पाएगी अगर यहाँ पे रिसोर्सेज हो। अब तुम रिसोर्सेज को यूज तो करते जा रहे हो, चलो वन टाइम तो कंट्रीब्यूट कर देंगे, बट अगर रिसोर्सेज ही खत्म हो गए तो प्रोडक्शन कहां से करोगे? प्रोडक्शन कहां से करोगे? सर आपका ठीक है, मोटिव सही है, आपका 5 ईयर प्लान क्या सही है कि जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। हाँ सर, जितने रिसोर्सेज पड़े हैं आप उनको यूज करें, इफेक्टिवली यूज करें, नेशनल प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग यूज करें, नेचुरली जीडीपी रेट में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा। बट सर होगा तो वन टाइम ना। कहता क्यों? सर रिसोर्सेज तो खत्म ही हो जाएंगे ना उसके बाद। कहता नहीं सर, ये जीडीपी ग्रोथ को बढ़ते रखने के लिए, प्रोडक्शन को बढ़ते रखने के लिए हमें अपनी कंट्री का, इकोनॉमी का सबसे पहले तो रिसोर्स बेस क्या करना होगा? इंक्रीज, की खत्म नहीं होने देने, नेक्स्ट टू नेक्स्ट आगे रिसोर्सेज बनते रहने चाहिए। अरे रिसोर्सेज, रॉ मटेरियल होगा तभी प्रोडक्शन चलेगी, अदरवाइज ये सर्कल खत्म है। दूसरा, इंक्रीजिंग, और डे बाय डे अपनी काम करने की एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी को क्या करो? इंक्रीज करो। और वो हम लोगों ने अचीव करी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी। डे बाय डे नई नई मशीनरीज, नया नया तरीका हम लोगों ने ढूंढा सो दैट कि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकें? इंक्रीज कर सकें। क्लियर? अब जैसे नॉर्मली अगर हम कहते हैं जैसे अपने काम में सर, प्रिंटर जो आज के टाइम में मल्टी फंक्शन प्रिंटर्स आने लग गए, एक ही प्रिंटर के अंदर मतलब स्कैन भी है, फिर अलग अलग कलर कॉपी भी है, ब्लैक एंड व्हाइट भी है, अलग अलग कॉन्सेप्ट, मतलब सब कुछ उसके अंदर आने लग गया। अब इसने सर काम बड़ा आसान कर दिया। नहीं पहले कहां से वो आप कार्बन पेपर लेते थे, उसके पेज पे नीचे लगाते थे तो जाके उसकी कॉपी बन पाती थी। अब आज के टाइम में क्या, कुछ नहीं सर। अब लेटेस्ट अगर नॉर्मली बात करें सर, आपकी जो पीडीएफ फाइल है कुछ भी है, स्कैन करी 1 मिनट में फोन से, एफिशिएंसी कितनी इंक्रीज हुई, प्रोडक्टिविटी कितनी इंक्रीज हुई। नहीं पहले सर पता नहीं अलग जाके स्पेशली आपको स्कैन करवाना पड़ता था, एक एक पेज आपको अलग से बुक का रख के प्रिंटर के अंदर स्कैन करने पड़ते थे। अब तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया, फोन से डायरेक्टली फोटो खींचो, पीडीएफ में बदलो, रोजी बन गई। हम तो बिल्कुल कहेंगे यस सर, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी आई है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजी ने हमारे काम करने की प्रोडक्टिविटी को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। अब तेरे सामने ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है विद क्लैरिटी, ऐसा लगता है बुक ओरिजिनल पढ़ी है। ये भी तो सर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है। हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करा किसने? इनोवेशन इंक्रीज करा। तो ये जब तक रहेंगी ना सर, ये दो चीज, प्रोडक्टिविटी थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्लस रिसोर्स बेस, आप अपनी कंट्री का रिसोर्स बेस बनाकर रखें, देन आपकी प्रोडक्शन चलती रहेगी, एंड प्रोडक्शन चलती रहेगी फिर इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहेगी। मैंने तो कारण पूछा आपसे क्या, कि तुमने टारगेट तो सोच लिया कि जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। जीडीपी ग्रोथ होती कहां से है सर? अगर रिसोर्सेज होंगे प्लस अगर प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर यही तेरे डाउनग्रेडेड है, रिसोर्सेज ही खत्म होते जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव नहीं हो रही, तो जीडीपी ग्रोथ कहां से करोगे? मैंने भी तुमसे क्या पूछे? 2 फैक्टर पूछे ना कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है। आप इनको बढ़ाते जाओ, प्रोडक्शन अपने आप चलती जाएगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आगे, यस, प्लानिंग इन इंडिया was to ensure that natural resources are fully explored and production technology was continuous. बिल्कुल सर, हम तो चाहते यही हैं। देखो प्लानिंग इन इंडिया ऐसी होनी चाहिए, 5 ईयर प्लान्स आपके ऐसे होने चाहिए जो लगातार कंटिन्यूटी में रिसोर्स बेस बढ़ाएं, एक्सप्लोर करें, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी आपकी डे बाय डे क्या होनी चाहिए? इंप्रूव होनी चाहिए, और हो भी रही है। अगर हम नॉर्मली फैक्ट्रीज में बात करें, फैक्ट्रीज में सर अब आज की डेट में वो पुरानी मशीनरीज नहीं है। डे बाय डे जब नया कुछ आता है, हमारी एबिलिटी होती है उस टेक्नोलॉजी को लाने की, हम साथ के साथ उसको क्या कर देते हैं? अपडेट कर देते हैं। नेक्स्ट इज सो दैट कि जीडीपी ग्रोथ अचीव्ड अ मोमेंटम। क्लियर? बट इसका सर कारण है, ऐसे नहीं मोमेंटम अचीव हो पाएगा। क्लियर? साथ में सर इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना, यही 2 रीजंस जो आपने पहले पढ़े। 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द जीडीपी आर। उल्टा देख, गोल्स में से क्वेश्चन निकल के आया कि जो आपका फर्स्ट गोल था जीडीपी ग्रोथ, हाउ कैन यू अचीव दैट? आप उसको अचीव कैसे कर पाएंगे सर? 2 तरीके हैं। पहला,
डिस्कवरी ऑफ, ढूंढो सर, मोर एंड मोर रिसोर्सेज इन द कंट्री दैट इंक्रीज द रिसोर्स बेस ऑफ द कंट्री। ढूंढो सर, आप अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले R&D डिपार्टमेंट है इंडिया का, साइंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो बनी हुई है, और भी साइंटिस्ट बहुत है सर, ढूंढो नए नए वेस, नए नए रिसोर्सेस, कैसे कैसे वो चीज चल सकती है। अब जैसे अगर आप बात करें रेलवे जो इंजन्स हैं, इनका भी अपना एक एवोल्यूशन रहा है। स्टार्टिंग पहले रेलवे इंजन्स किस पे चलते थे सर? कोल पे, देन लोकोमोटिव डीजल इंजन्स आए, अब डीजल को भी छोड़ के सर इलेक्ट्रिसिटी पे आ गए। तो डे बाय डे टेक्नोलॉजी चेंज तो हो ही रही है ना, ये पॉइंट है सर। सेम कॉन्सेप्ट आपसे आगे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी दैट एनहांसेस द प्रोडक्टिविटी और आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। जब तक सिंपल सी बात है, ये समझ ले कि इनपुट रहेगी ना, और इसका कारण जस्ट एक है, अगर जो टेक्नोलॉजी तुम लोग यूज कर रहे हो वो अपने आप में इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को क्या करती है, ये तेरे सामने प्रोडक्टिविटी, ये प्रोडक्टिविटी के कारण आउटपुट ज्यादा निकलती है देन दैट ऑफ इनपुट। क्लियर? एफिशिएंसी, ये चीज। नेक्स्ट आगे, यस, एक बॉक्स में आपके पास दो कॉम्पोजिशंस गिवन है, मतलब एक स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन है और एक स्ट्रक्चरल चेंज है। पढ़िए जी। कॉन्सेप्ट ऑफ structural composition and structural change assume significance in the context of GDP growth. Yes, the contribution of each economic sector of the GDP of a country makes up structural composition of the economy. बिल्कुल, इन इंडिया। Agriculture, अच्छा, ये तो अपन उसमें भी पढ़ चुके थे, स्ट्रक्चरल वाइज मतलब तीन ही है ना अपने, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, वही पॉइंट यहाँ पे कहता जीडीपी को कंट्रीब्यूट करने वाले कौन है? तीन ही तो हैं। एक आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, सर एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 17.8। इंडस्ट्रियल कितना करता है? 25.8। एंड सर्विस सेक्टर कितना करता है? 56.4। ये कब का डाटा है सर? 2021, बिल्कुल लेटेस्ट। अब आपको यहां से क्या चीज समझ में आ रही है? इस कॉम्पोजिशन को देखते हुए क्या समझ में आ रहा है? सबसे ज्यादा आज की डेट में ट्रेंडिंग कौन है? और सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपको क्या चाहिए सर? एजुकेशन। सर्विस सेक्टर में क्या है सर? डिग्री होगी, आपको काम पे रखा जाएगा। अच्छा पढ़े लिखेंगे, नॉलेज होएगी, स्किल होएगी, काम पे रखा जाएगा। अब इसमें तो जो तेरा ये सर्विस सेक्टर है, इसमें आते ही कौन है? कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, क्लियर, ट्रांसपोर्टेशन, जो वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज एंड ऑल, ये सबके लिए सर, सबके लिए डे बाय डे कॉन्सेप्ट्स, मतलब डिग्रीज बनती जा रही हैं। पर्टिकुलरली व्हेन यू आर नॉलेजेबल, जब आप नॉलेज वाले होंगे ना, अल्टीमेटली सर आपको काम मिलेगा। अब देख, एग्रीकल्चर सेक्टर में तो यूथ रहा नहीं। एग्रीकल्चर सेक्टर देख कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? सिर्फ 17.8। इंडस्ट्रीज, जबकि ग्रो ज्यादा किसको होना चाहिए था? इंडस्ट्रीज को। बट अपने यहाँ पे इंडिया में रेस किसकी पकड़ी हुई है? सर्विस सेक्टर। हर पर्सन अपना पढ़ लिख कर क्या कर रहा है? जॉब कर रहा है, और जॉब कहां पे मिलती है? सर्विस सेक्टर। क्लियर? नेक्स्ट इज, एज अ कंट्री डेवलप्स, the contribution of each economic sector to GDP changes. वो तो है ये सर, अगर कंट्री डेवलप करेगी तो ये परसेंटेजेस भी तो क्या होंगी? चेंज होंगी, क्योंकि जीडीपी भी तो कहां से आ रही है? इन्हीं से तो आ रही है। आगे, विच इज रेफर टू एज, जिसको हम वर्ड बोलते हैं स्ट्रक्चरल चेंज होना, ये हुआ ही है। एग्रीकल्चर सेक्टर से निकलकर मोस्ट लोग इसमें शिफ्ट कर गए, तो सर ये स्ट्रक्चरल चेंज ही तो है। शिफ्ट करना, चेंज करना। बट एक एग्जिस्टिंग, ये एग्जिस्टिंग था ना 2020-21 का, दिस इज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन। स्ट्रक्चरल, इसको वर्ड क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिशन। एट प्रेजेंट जितनी भी जीडीपी है उसकी कॉम्पोजिशन क्या है? इसमें चेंज नहीं पूछ रहा, एग्जिस्टिंग का बता। ये जो 100% जीडीपी है, इसमें से कौन कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है? दिस इज एग्जिस्टिंग कॉम्पोजिशन। बट सर ये बना कैसे? ये चेंजेस क्या क्या आई सर? जैसे जैसे आपकी अल्टीमेटली कंट्री डेवलप करेगी, नेचुरली इनके अंदर चेंजेस आएंगी। पढ़िए, यूजुअली with development the share of agriculture declines but share industry increases. बिल्कुल, at higher level of development the share of industry declines, paving way for higher contribution by the service sector। और ये डे बाय डे चेंज होता जाएगा सर। और आज की डेट में बिल्कुल सही डाटा है कि अल्टीमेटली 56.4 कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में? सर्विस सेक्टर ही कंट्रीब्यूट कर रहा है डे बाय डे। इंडस्ट्रीज तो
नेचुरली वही ना, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज्यादा लगते जा रहे हैं, और इसका कारण पता क्या है? लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लैक ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट पढ़ लिख कर अपना काम नहीं करना चाहता, वो चाहता है कि सर अपने को लगा लगाया काम मिल जाए, कि अपन कहीं जॉब पे लग जाएं, कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर लें, अल्टीमेटली कोई सर्विस सेक्टर ज्वाइन कर लें जहां पे अपने को फिक्स मिले, बस दैट्स। बट कोई अपने लेवल पे काम नहीं करना चाहता। एक चीज सोचो, जो तुझे काम पे रखेंगे उन्होंने तो भी अपना काम स्टार्ट करा। अब हर पर्सन अगर इंप्लॉयर ना होते हुए इंप्लॉई की सोच रखेगा, अनएम्प्लॉयमेंट तो रहेगी रहेगी। बताओ, अब जितने ग्रेजुएशन ये पास आउट हो रहे हैं, जितने स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे हैं, अगर सबकी सोच क्या है? एक इंप्लॉई बनने की है, रादर देन खुद का काम करने की, कि मैं किसी को काम दूं, मैं किसी के पास काम मांगने क्यों जाऊं, आप खुद का काम करेंगे। बट नहीं सर, वो करके राजी नहीं। तभी तो सर्विस सेक्टर का फ्लो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। हम सब लोग क्या हो गए? डिपेंडेंट हो गए। डिपेंडेंट हो गए ना, खुद करने की बजाय आप उन पे डिपेंडेंट हो। यस, नेक्स्ट आगे। However, in case of India, the shift has been from agricultural sector to service sector directly. बिल्कुल, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, जबकि उस टाइम पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जीडीपी में हाईएस्ट शेयर कंट्रीब्यूशन का किसका था? एग्रीकल्चर का। क्लियर? आगे अराउंड जो कि 50%, मतलब आधी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन किसका था? अकेले एग्रीकल्चर सेक्टर का था। और अब चेक कर ले, सिर्फ 17.8। आगे, बाय 1990 द शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर डे बाय डे रोज करा 40.59%, मोर देन दैट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर। वो तो पता ही है सर, डे बाय डे एग्रीकल्चर सेक्टर आपका डिक्लाइन होने पे ही। क्लियर? और जैसे जैसे ये डिक्लाइन करता जाएगा, क्लियर, अल्टीमेटली लोग शिफ्ट करते जाएंगे टू द इंडस्ट्रियल और मे बी टू द सर्विस सेक्टर। अब सरकार कोई बेनिफिट दे, सरकार अगर कोई एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करे, जैसे ये स्किल मिशन इंडिया जो प्रोग्राम लाया गया, स्टार्टअप इंडिया, फिर जो नए नए कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाए जाते हैं, उनका कारण ही क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट कर। गवर्नमेंट तो इतना कहती है कि सर आप स्टार्टअप इंडिया के अकॉर्डिंग, अगर आपका प्रोजेक्ट हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग एलिजिबल है, आप स्टार्ट करिए, हम आपका साथ देंगे। बट वही है, हर कोई सिरदर्दी नहीं लेना चाहता। अगला कहता है क्यों सिरदर्दी लें, क्यों कोई काम करे, इससे बेटर है कहीं जॉब कर लेते हैं, लगा लगाया फिक्स तो मिलेगा, अगले के पास काम आए ना आए। यही तो गलत सोच है। वो भी तब तक तुझे हायर करेगा, एम्प्लॉयर भी तब तक तुझे काम पे रखेगा जब तक उसके पास काम आ रहा। अगर अगले का कस्टमर गया, उसके पास काम नहीं आया, वो कभी भी तुमसे तुम्हारी छुट्टी कर सकता है। अब सिंपल सी बात है, मैं एज अ एम्प्लॉयर, मैं तो वर्कर को तब रखूंगा ना जब मेरी आउटपुट सेल होगी, जब मेरी मार्केट में डिमांड होगी। अब मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं है तो मैं तुम्हें रखकर क्या करूंगा? लो जी निकलो। देन आपको फिर कहीं और जॉब पे जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह ढूंढना पड़ेगा। और है, इससे बेटर अगर आप खुद कैपेबल हैं कुछ काम करने की, कैपिटल आपके पास है, कैपिटल आपके पास है। कैपिटल मींस देखो, बिजनेस स्टार्टअप करना कौन सा इजी है? पैसा भी तो होना चाहिए, पैसा भी तो होना चाहिए। अब तुम्हारे पास अगर पैसा है, कैपिटल अच्छी है, घर से बैकग्राउंड स्ट्रांग है, कोई ऐसा कोई फैमिली इशू नहीं है कि हमें तो अर्जेंट कमाना है, पैसे कमाने हैं, ऐसा कोई सीन नहीं है, तो आप अपना सेटअप करें, अपना सेटअप करें। कम से कम सर जो कमाएंगे सारा अपना होगा। और टाइम लगता है कि 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे सेटअप होने में, बट उसके बाद अगर एक बार रेस पकड़ ली ना तेरे बिजनेस ने, फिर सर अल्टीमेटली मैक्सिमम प्रॉफिट्स में तुम लोग हो। बस जॉब और बिजनेस का यही, जॉब में लगते सार आपको रिटर्न आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो तो सैलरी है ना, फिर वो रिटर्न नहीं है, वो सैलरी है। क्लियर? बिजनेस में प्रॉफिट्स आपको लगते सार तो नहीं होंगे, बट डे बाय डे जैसे जैसे आप ग्रोथ करेंगे, तेरा बिजनेस रिस्पॉन्स पकड़ेगा, अल्टीमेटली सर उसके बाद फिर प्रॉफिट से प्रॉफिट। समझ गए ना? तो ये फर्क है सर। आगे नेक्स्ट, नंबर 2, मॉडर्नाइजेशन। पढ़िए जी। It refers to updating and adoption of modern technology in the process of growth. बिल्कुल सर। अब थोड़ी सी ना सर, वो जो 1947 के पॉइंट में आपने पढ़ा था, ब्लीक ग्रोथ ऑफ नोशनल या नोशनल ग्रोथ ऑफ
मॉडर्नाइज्ड इंडस्ट्री। यही तो पॉइंट देखा था, कहता फिर अब तो ले लो, अब तो कॉमन गोल के अंदर इस चीज को लेकर चलो। वो तो 1947 की सिचुएशन थी कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा करा, छोड़ो परे, अब तो कमांड अपने हाथ में है, अब तो लीडर्स हम लोग हैं, तो आपका नेक्स्ट गोल क्या होना चाहिए सर? जीडीपी ग्रोथ करो प्लस मॉडर्नाइजेशन होनी चाहिए, नए नए तरीके, नए नए तरह की इंडस्ट्रीज यहां पे लगनी चाहिए। अगर तो अपडेशन होएगी फिर तो है फायदा, अदरवाइज अगर वही ट्रेडिशनल मेथड के अकॉर्डिंग तो चलना है, पुराने मेथड्स के अकॉर्डिंग चलना है, फिर सर कोई फायदा नहीं है। आप कहेंगे फिर इंडिया ने तरक्की क्या करी? तरक्की पता ही कहां से लगती है? मॉडर्नाइजेशन से। जैसे कोई नॉर्मली फॉरेन से आकर भी काफी सालों के बाद आ गया, अब तो इंडिया बड़ा मॉडर्न हो गया। मॉडर्न मतलब वो अभी भी कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? अपने पास्ट के साथ, जैसा पहले देखा था। अब तो डे बाय डे सर बहुत चेंजेस होती जा रही है। क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्डअप होता जा रहा है। यस प्लीज आगे। एज नोटेड अर्लियर, output can be increased either by increasing the pool of resources or by using innovative बिल्कुल आपने अभी पिछले पॉइंट में क्या रीड आउट करा? आपने टेक्नोलॉजी को इंपॉर्टेंस दी कि सर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, जितनी इनोवेटिव टेक्नोलॉजी होगी आपका नेचुरली ग्रो करेगा ही करेगा। आगे, मॉडर्न एज इज द एज ऑफ क्या है? साइंस एंड इनोवेशन। क्लियर? अब अगर कुछ ना कुछ नया करते रहोगे, देखो सर कस्टमर या क्लाइंट चेंज मांगता है। अगर आप कुछ चेंज नहीं करोगे, वही पुराने पैटर्न के अकॉर्डिंग टू रहोगे, कस्टमर स्टार्टिंग में आएगा, कुछ देर और आएगा, बट धीरे धीरे वो आपसे हटना शुरू हो जाएगा। जैसे आप कहते हैं सर क्या आप एक ही रेस्टोरेंट में नंबर ऑफ टाइम्स जा सकते हैं क्या? अल्टीमेट कभी ना कभी आपका मन भी करता है, बहुत बार हो गया, वहां नहीं जाना, आप कहीं और जाते हैं, कुछ नई जगह एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज चेंज इज द ह्यूमन टेंडेंसी। क्लियर? हम लोगों को चेंज पसंद है। अब जैसे नॉर्मली कहते हैं रेगुलरली काम करते जाओ डेली, तो भी पतंग आ जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। डेली के डेली फ्री हैं, लगातार फ्री हैं, कोई काम नहीं है, तो भी आप एक मोमेंट पे तंग आ जाते हैं। क्योंकि सर चेंज इज लाइफ, चेंज होना ही क्या है? लाइफ। आप एक रूटीन में नहीं रह सकते, कितनी छुट्टियां ले ले, कितना दिन एंजॉय कर ले, एक मोमेंट पे आके आपको आपकी रूटीन पे वापस आना पड़ेगा। एंड सर जैसे ही आप अपनी रूटीन स्टार्ट करते हैं, दोबारा फिर अपना वही वैसा शेड्यूल बनना शुरू हो जाता है, वैसे ही मन लगना शुरू हो जाता है। अदरवाइज अब जैसे अब मैं, चलो तुम्हारे लेवल पे अलग चीज है, मैं भी शायद आप फील ना करते हो, हमारे केस में अब हमारी रेगुलर रूटीन बनी हुई है कि मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक यहाँ पे क्लासेस एंड ऑफिस एंड ऑल, ठीक है। एंड पता है सैटरडे संडे आएगा तो बीच में छुट्टी मिलेगी, ठीक है ना, छुट्टी मिलेगी तो रिलैक्स करेंगे। बट अगर मान लो एक दिन ज्यादा छुट्टी मिल जाती है ना, काम करने को कुछ होता नहीं है, एक मोमेंट पे आके ना मतलब बोर हो जाते हैं, सर करें क्या यार? इससे अच्छा तो यार रूटीन ही बढ़िया थी, पता ही नहीं लगता दिन का कैसे निकल जाता। समझ गए ना? तो चेंज होना क्या है? जरूरी है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पे कह रहा है सर, मॉडर्न एज जो आपकी है वो किसकी है? साइंस एंड इनोवेशंस की है। कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहो, करते रहो, दैट इज द नेसेसिटी। आगे, साइंस हैज offered us new ways of doing things such that productivity in farms and factories has grown exponential rise. बिल्कुल सर, एक्सपोनेंशियल राइज जो बढ़ा वो किसके कारण बढ़ा? क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू आप एग्रीकल्चर करने लग गए, नए नए तौर तरीके आप अपनाने लग गए। क्लियर? ग्रीन रेवोल्यूशन, मेन चीज, ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज अ वेल नोन एग्जांपल ऑफ हाउ टेक्नोलॉजी ने, कैसे टेक्नोलॉजी ने रेवोल्यूशनरी चेंज लेकर आया। तो अल्टीमेट ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में कहते हैं आप पढ़ सकते हैं, ये आपके सिलेबस में नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा। क्लियर? थर्ड चैप्टर के अंदर आएगा ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर लिटिल बिट, हल्का सा। तो कहते हैं हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो एग्जांपल हमारी है। वो ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अल्टीमेटली इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी क्यों इंक्रीज करी, कैसे इंक्रीज करी? ड्यू टू इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, ड्यू टू द रिसोर्स बेस। आगे, रिसेंटली आईटी रेवोल्यूशन हैज redefined the concept of domestic production थ्रू बीपीओ, दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। ये कॉन्सेप्ट बड़ा ट्रेंडिंग है आज के टाइम में। बीपीओ मींस जो प्योरली टेक्नोलॉजी बेस्ड है, आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड है। हमारा इंडिया साइबर सेक्टर में, साइबर मींस आईटी सेक्टर में इतना पॉपुलर है कि फॉरेन की कई कंट्रीज इंडिया से अपने सर्विसेज क्या करती हैं? अवेल करती हैं। अब ये सॉफ्टवेयर्स बनाना, ठीक है ना, वेबसाइट्स बनाना, मेंटेन करना और करना, इंडिया में इतना काम है,
इतना काम है कि अल्टीमेटली आज के टाइम में जो पर्सन ये BCA जिसने करी हुई है, MCA जिसको ये आता है सॉफ्टवेयर या एप्स डेवलप करना, जितना मर्जी पैसा कमा लो, वेबसाइट्स मेंटेन करना या डिजिटल मार्केटिंग करना, आज का जमाना ही वही है सर। अब आज की डेट में क्या आप लोगों ने कोई पैम्फलेट एडवर्टाइजमेंट देखी है जल्दी जल्दी? बहुत कम सर, जबकि पहले इतने इतने पैम्फलेट्स आते थे, अब बहुत कम है। अब एडवर्टाइजमेंट का दौर क्या हो चुका? डिजिटल हो चुका, क्योंकि हर पर्सन किस पे है? सोशल मीडिया पे है। जितनी एडवर्टाइजमेंट आती है सारी इंस्टा पे हो गई, फेसबुक पे हो गई, व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेट करना। तो सर जिसको डिजिटल मार्केटिंग आती है ना, वो पर्सन अपने आप में मतलब भूखा थोड़ी मरेगा। क्यों? आज का जमाना जो है वो इनोवेशन का जमाना, नया सर, कुछ नया सोचो, नया लेकर आओ। जहां तुम कुछ मॉडर्नाइजेशन करोगे ना, आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। आप कहीं भी आजमा लो सर, कोई भी अगर इन द टाउन, इन द सिटी अगर कोई नई चीज ओपन होती है, उसका फॉरमोस्ट सबसे बड़ी चीज जो देखी जाती है वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की टेक्नोलॉजी। अगर अगर तुम्हें उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी लगी, उनकी इनोवेशन, कुछ नया कॉन्सेप्ट लगा, आप नेचुरली सर नेक्स्ट टाइम भी विजिट करेंगे, उससे नेक्स्ट एंड नेक्स्ट आगे 4 लोगों को बताओगे भी। वहीं से अगले ने कस्टमर सपोर्ट पकड़नी है, वहीं से अगले ने बिजनेस पकड़ना है। दिस इज द मेन थिंग। हुआ कॉन्सेप्ट क्लियर? सो मॉडर्नाइजेशन होना अपने आप में क्या है? इंपॉर्टेंट। क्लियर? एंड लास्ट एक बॉक्स, चलो नेक्स्ट क्लास में इस बॉक्स में से क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे। एंड आई थिंक सो प्रोबेबली ना चाहिए शायद, या भी पढ़े बस, ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने 3 पॉइंट्स पेंडिंग है गोल के, एंड प्लस एक लास्ट अचीवमेंट गोल्स हमारा पेंडिंग है। नेक्स्ट क्लास विल बी द लास्ट क्लास ऑन दिस टॉपिक। क्लियर? सो ऑलरेडी आई थिंक सो ये हमारा 3rd लेक्चर है इसके ऊपर, तो 4th लेक्चर में आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। एंड अगेन वी विल स्टार्ट मैक्रो का कोई नया टॉपिक, साथ साथ इंडियन इकोनॉमी, साथ साथ आप लोगों का मैक्रो का सिलेबस भी चलता जाएगा। क्लियर? एंड जल्द ही नेक्स्ट वीक के फ्राइडे में आप लोगों का एक टेस्ट अनाउंस होगा, जो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट, सबसे स्टार्टिंग वाले जो हमारे टॉपिक्स थे, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स के रिगार्डिंग हमने डिस्कशन की थी, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड ऑल, जितनी भी नोटिंग थी, क्लियर, उसका नेक्स्ट फ्राइडे आप लोगों का क्या होगा? टेस्ट होगा। फ्राइडे या मे बी संडे कर लीजिए, क्लियर, सो दैट कि अपनी क्लास भी लग जाए, संडे आप लोगों का प्रॉपर वे से टेस्ट ले लें। इज दैट क्लियर? ओके जी, थैंक्स अ लॉट। Okay.